तो प्यारे बच्चों, आज का अपना जो भौतिक विज्ञान का जो पेपर था कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा आपका पेपर हुआ होगा ऐसी उम्मीद है। आज हम यहाँ पर इस पेपर का 100% सही सॉल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का जो पेपर ये हुआ है उसमें अपने यहाँ कुछ पॉइंट जो हैं या कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस से बाहर यहाँ पर दिए गए हैं। यानी जो टॉपिक सिलेबस से हटाए हुए थे उनमें से भी कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन पेपर आपका जो था वो काफी अच्छा था, अच्छा पेपर ये बनाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर बिना समय को बर्बाद किए हुए इसका सटीक सॉल्यूशन देख लेते हैं विथ न्यूमेरिकल। यानी हम न्यूमेरिकल भी साथ में देखेंगे कि इसके सही न्यूमेरिकल क्या है और उनके आंसर क्या हमें मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 भौतिक विज्ञान के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये रहा हमारे पास में आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमें दे रखा था, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो फाई बराबर हम जानते हैं प्यारे बच्चों ई और डीएस वेक्टर, यहां से बन जाता है। तो ई का जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है और डीएस का हो गया मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। तो पहले का आंसर सी है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश, यानी हमारे पास यहां पर कोई दो बिंदु आवेश हैं, आर दूरी पर है तो उनके बीच में लगने वाला बल एफ है। यदि दूरी को डबल कर दिया जाए तो बल का मान कितना होगा। तो एफ का फॉर्मूला आप जानते हो कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बाकी भौतिक राशियां तो सेम ही है, यहाँ पर आर स्क्वायर था उसकी जगह 2r कर दिया है, तो 2r स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर बन जाएगा, यानी बटा में 4 लग जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो अपना यहाँ पर है से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का रूप है, यानी वो किस रूप में संचित होती है। तो राइट आंसर अपने पास स्थितिज ऊर्जा है, बिल्कुल राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां पर हमारे पास में दिया गया है कि यहां पर एक परिपथ है जिसमें अमीटर का पाठ्यांक पूछा गया, मतलब यहां पर जो अमीटर लगा हुआ है उसका पाठ्यांक पूछा गया, मतलब धारा का मान पूछा गया। तो धारा बराबर तो हम जानते हैं आई बराबर आपके V अपॉन आर होगा, और यहाँ पर आर जो है वो आपको यहाँ पर इन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध से निकालना पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी आपके जो है सिलेबस के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का यानी प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो अपने सिलेबस में से हटा दिया गया था। तो जब टॉपिक ही नहीं है तो इनका संयोजन हम किस प्रकार से करेंगे, तो बिल्कुल ये आपके नहीं होना चाहिए था। लेकिन नॉर्मल हम 10th क्लास के हिसाब से भी अगर देखें तो ये दोनों प्रतिरोध जो है संतुलन अवस्था में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और ये दोनों प्रतिरोध भी आपके श्रेणी क्रम में होंगे संतुलन अवस्था में, फिर इसका उपयोग हट जाता है। तो इसके हिसाब से ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो यहाँ पर प्रतिरोध 10, दूसरे का प्रतिरोध भी 10 होगा। जब दोनों को समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में यूज किया जाएगा उस समय यहाँ पर इनका प्रतिरोध 5 मिल जाता है। V हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए 2, और प्रतिरोध हमारे पास हो गया 5। राइट आंसर हमारे पास में हो गया 2/5, यानी 2/5 ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। वैसे ये संयोजन के रूप में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। इसमें है कि एक विद्युत आवेश Q वेग v से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाओं की समांतर गति कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर रहा है कोई आवेश। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है ना बल का, वो यहाँ पर पूछा है, F बराबर होता है QVB sin थीटा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर तो थीटा का मान कितना आ रहा है 0 डिग्री, तो जब 0 होगा तो इसका मतलब है कि F का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें दिया गया है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो यू बराबर हम जानते हैं प्यारे बच्चों एम बी कोस थीटा होता है, कोई हार्ड ये दिया नहीं है यहाँ पर, एम बी कोस थीटा होगा। आंसर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर परिवर्तित करता है। तो जनरेटर का जो काम है वो हमारे पास में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन द जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, और वैसे चैप्टर नंबर 7 में आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से न्यूमेरिकल होना भी चाहिए था, तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट का सही यूज किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा का मान क्या होगा। एल के ऊपर और सी के ऊपर वोल्टेज दी गई है,
तो हमारे पास यहाँ पर एसी वोल्टेज का मान पूछा गया। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अगर हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी कर लीजिए या वीसी माइनस वी एल कर लीजिए, क्योंकि आपके ब्रैकेट में रहेगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 माइनस 10 यानी वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर करेंगे। और जब हम इसको हल कर लेते हैं तो फाइनल आंसर हमें 10 वोल्ट मिल जाता है, क्योंकि वी आर का मान हमारे पास में देखिए 8 है, तो ये वहां पर हो गया 64। यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6 और 6 का हो गया 36, तो 64 और 36 100 हो गया और 100 का वर्गमूल 10 हो जाता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। और इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिलने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है अब 9 की ओर बढ़ चुके हैं। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण नियम पर आधारित है? बिल्कुल जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न कौन सी तरंग का किया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो गया सूक्ष्म तरंगों का। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 11, F1 F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में है। हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। लघुत्तम लेकर जब हल करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर जो है ऑप्शन डी बन जाएगा। हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये हमारे पास में प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि परावर्तन द्वारा अपवर्तन, तो बिल्कुल राइट आंसर ध्रुवण के द्वारा इसकी जांच होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 12। एक फोटोन की ऊर्जा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोटोन की ऊर्जा यानी ई का मान हमें दिया गया है प्यारे बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 18 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल। फिर धातु का कार्यफलन दिया है, इसका मतलब फाई नोट या डब्ल्यू नोट आप दर्शा सकते हो, वो 8 दिया गया। तो 8 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 ये आपके पास जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। पूछा क्या गया इसके निरोधी विभव का मान बताइए। तो हम जानते हैं कि आइंस्टीन की जो समीकरण बनेगी प्रकाश विद्युत प्रभाव वाली, उसके लिए हमारे पास के मैक्सिमम जो है वो ई माइनस फाइव नोट के बराबर ही तो होता है। और के मैक्सिमम किसके बराबर? ईवी नोट के। इसका मतलब यहां पर जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लेते हैं तो ये 10 बच गया यहाँ पर, 10 गुणा ई का मान, और ई से ई वाला आप काटोगे तो आपके पास 10 आंसर हो जाएगा। तो आपके आंसर देखिए बिल्कुल 10 वोल्ट। तो ऑप्शन से जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इसकी प्रथम इस अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए तो जितनी उस कक्षा की ऊर्जा होती है उतनी ही ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी, वो प्लस में होगी। तो आंसर ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोर के अभिग्रहित नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बोर के अभिग्रहित के अनुसार निम्नांकित भौतिक राशि क्वांटीकृत होती है, तो वहां पर कोणीय संवेग वाला टॉपिक होता है, बिल्कुल राइट आंसर ए है। नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है वो नाभिक की द्रव्यमान क्षति के बराबर ही तो होती है। ई बराबर एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। जितनी द्रव्यमान की क्षति होगी उतनी ही बंधन ऊर्जा मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं? हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी प्रकार में क्या होते हैं? होल। तो राइट आंसर ए। बढ़ते हैं परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालकों की चालकता। परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन पर तो कुचालक की तरह ही काम करता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब वहां पर चालकता शून्य होगी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये अपने पास में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे 18 वो कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल आपके आसान क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन लगा कि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, प्रतिरोधों के संयोजन के हिसाब से जो व्हीटस्टोन सेतु का टॉपिक बनता है, व्हीटस्टोन सेतु जरूर वहां पर था, लेकिन वहां पर कॉम्बिनेशन वाला यूज नहीं होना चाहिए था। अब बढ़ते हैं अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स में विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम जानते हैं अक्ष के ऊपर E बराबर 2k P बटा R क्यूब, ये हो गया दूरी के घन के, आप यहां लिख सकते हैं घन के, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि हमारे पास R क्यूब आता है बटे में घन के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट है प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपव्यय वेग का परिमाण, यानी हमारे पास VD बटा E जो है वो किसके बराबर? म्यू के बराबर। गतिशीलता, तो आप यहां पर टॉपिक लिख सकते हैं गतिशीलता, बिल्कुल राइट आंसर होगा गतिशीलता। दूसरे का आंसर हो गया गतिशीलता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए पार्श्व क्रम में पिछले सत्र आया था
वोल्ट मीटर में रूपांतरित वाला, अब की बजाय अमीटर में, तो इसके लिए अल्प प्रतिरोध, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या उसको जोड़ते हैं। अपने पास 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सामने है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान होता है। तो प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए तो नेगेटिव में होता है, और लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान पॉजिटिव और बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर इसका आंसर आप लिख सकते हो अल्प एवं धनात्मक होता है। अल्प एवं धनात्मक, आप यहां पर धनात्मक भी चल जाएगा, बाकी वैल्यू भी आप साथ लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्प एवं धनात्मक, यह आंसर लिखे तो काफी बढ़िया रहेगा आपके पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने पास में है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ के डॉट डॉट में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो हम जानते हैं हमारे पास होता है डी फाई बी बाई डी टी। यहां पर आपके पास में आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध प्रेरकत्व यानी एल को यूज किया गया, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टा से, यानी धारा पहले पूछी गई है वोल्टा से कलाकोण से पीछे होती है, तो धारा भाई यहां पर पीछे होती है पाई बाई 2 कलाकोण। तो आप यहां पर पाई बाई 2 पीछे की बात की गई है, तो धारा पीछे होती है, वोल्टेज आगे होती है, बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि सी यूज करते हैं, धारा आगे होती है और वोल्टेज पीछे होती है। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन नंबर 7, जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलेराइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता, तो हमारे पास जो भी प्रकाश होता है जो अध्रुवित होता है वो जब पारित होता है तो इसकी तीव्रता आधी हो जाती है। तो आप यहां पर आधी तीव्रता लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में लिनार्ड के प्रयोग में 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में जो आपके पास यहां पर निर्वात नली बनाई जाती है, यहां पर प्रकाश आपतित होता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। नली में उत्सर्जक पट्टिका पर यानी इस पे विकिरणों को आपतित करने पर परिपथ में धारा का प्रभाव होता है, यानी आने वाला प्रकाश कौन सा होगा, तो पराबैंगनी प्रकाश के लिए ये काम करेगा यहां पर। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा पराबैंगनी विकिरणों को, तो यहां पर आपके ऑप्शन होगा पराबैंगनी। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा था, 8वां भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय, ये तो हमारे पास में मिल गया चैडविक। ये टेस्ट हमने बच्चों के लिए थे, उनमें दिया भी था। अब नेक्स्ट हमारे पास में अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ओम मीटर से ओम मीटर के बीच होती है। यहां पर तो रेंज ही पूछ ली अब की बार, तो ये हमारे पास में 10 की पावर -5 ओम मीटर से 10 की पावर 6 ओम मीटर होती है। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो आपके एक एक नंबर के थे उनको अब हम यहां पर देख लेते हैं। जो हम यहां पर हल करने वाले होंगे उनको हल करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, यानी P का फॉर्मूला आपको लिखकर हल कर देना है Q इंटू 2A से, यानी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें A और B के बीच की तुल्य धारिता का मान पूछा गया, तो ये देखिए तुल्य धारिता, तो ये दोनों तो आपके पास में है पैरेलल में। ये हमारे पास में पार्श्व क्रम है, तो पार्श्व क्रम के लिए C डैश में यूज कर लेता हूं, तो यहाँ तो सीधे जुड़ते हैं C1 प्लस C2 के हिसाब से। C1 की जगह आप 1 यूज कर लीजिए और इसकी जगह 2, तो बराबर में हो गया 3 पिको फैरड। और फिर ये 3 वाला जो है वो इसके सीरीज में है। इसका मतलब हमारे पास सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज के लिए हमारे पास में हो जाएगा, तो अब हमारे पास फाइनल जो C का मान आएगा वो हमारे पास सीरीज से मिलेगा। और ये सीरीज में 6 जो था वो 3 के सीरीज में आ गया, तो 6 प्लस 3 यहां पर हो गया 18, यहां पर हो गया 9 और 2 पिको फैरड, तुल्य धारिता का मान हो गया 2 पिको फैरड। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पहले ये दोनों पैरेलल में थे तो पैरेलल में दोनों जुड़ जाते हैं डायरेक्ट ही, और यहां पर फिर ये सीरीज में था तो सीरीज में आपके हो जाता है कंप्लीट। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहां पर दिया गया है, क्या है कि दिए गए चित्र में गलत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है, पहचाने की इसमें क्या गलती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो एक दूसरे को क्रॉस ही कर रही हैं, तो वैसे हम जानते हैं, आप यहां पर लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यहां पर तो क्रॉस कर रही है, वो काटती नहीं है, तो ये कारण आप इसमें लिख दीजिए, डायरेक्टली आंसर कंप्लीट हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में दोलन
हेतु रखी चुंबकीय आघूर्ण m वाली चुंबकीय सुई पर उत्पन्न बलाघूर्ण, बलाघूर्ण का फॉर्मूला पूछा है। यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूले का ही यूज कर सकते हैं, सूत्र स्थापना नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो यहाँ पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही पूछा है। तो बराबर हम जानते हैं एम बी साइन थीटा, जहां m बराबर चुंबकीय आघूर्ण, b बराबर चुंबकीय क्षेत्र और थीटा जो है m और b के बीच का कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए अनुसार एक चुंबक कुंडली की ओर लाया जाता है, परिपथ में उत्पन्न धारा। तो देखिए s इधर की ओर आ रही है, इसका मतलब ये वाली साइड जो है वो s की तरह काम करेगी, s की तरह काम करेगी। मतलब इस साइड से धारा ऊपर जाएगी, पीछे से घूम के आएगी। इसका मतलब इधर से वायर आ रहा है आपके पास, तो इधर ये धारा का प्रवाह होगा, यानी इस प्रकार से धारा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, यानी BACB आप यहां पर लिख सकते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और पॉइंट भी डाल लीजिए BACB की ओर। इस प्रकार से धारा का प्रवाह रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर S पास में जा रहा है, तो S की तरह काम करेगा ये वाला सिरा। तो ये आपके पास में डायरेक्शन पता चल जाती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन जो है वो है एकल झिर्री द्वारा विवर्तन के लिए फ्रिंजों का तीव्रता वितरण का चित्र बनाना है। ये विवर्तन वाले में था आपके पास में, याद हो तो हमारे पास यहाँ पर तीव्रता सेंटर वाली मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे डाउन होती है। ये वाला पैटर्न याद आ गया होगा, इधर आपके पास में आई था, यहाँ पर उनके बीच की दूरियां थी, ये हमारे पास में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में परमाणुओं के बोर मॉडल की कोई एक सीमा लिखी, कोई एक सीमा। यहाँ पर तो हमारे पास में अनेकों लिमिट थी, ये हमारे पास एकल इलेक्ट्रॉनों के लिए काम करता है, जीवाणु प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया था, वृत्ताकार कक्षाओं के लिए लागू होता है। कोई सी भी एक कंडीशन आप यहाँ पर लिख सकते थे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है नाभिकीय संलयन से आपका क्या आशय है। ये नाभिकीय संलयन वाला तीसरे साल आ रहा है लगातार, पिछले सत्र में भी आया था, उससे पहले सत्र में भी आया था, और इस बार भी नाभिकीय संलयन की परिभाषा आई है। टीचर को पता नहीं यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पसंद आ रहा होगा। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तो आप जानते हैं, हल्के नाभिक संयोजित होकर जुड़ते हैं, तो हमारे पास नाभिकीय संलयन वाला पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक वायस में, फॉरवर्ड वायस में VI अभिलाक्षणिक वक्रों के अध्ययन के प्रायोगिक परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, फॉरवर्ड वायसिंग का। इसका मतलब हमारे पास बैटरी का प्लस जो है वो P टर्मिनल से जुड़ेगा, यह हमारे पास यहाँ पर की यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास में डायोड हो गया, यहाँ पर आप मिली एमीटर यूज कर लीजिए, और हमारे पास ये हो गया वोल्ट मीटर, विभाजक की तरह यूज कर लीजिए। के हो गया, धारा आपके पास इधर से जाएगी IF, ये हमारे पास में मिली एम्पियर हो गया, माइनस ये आपके पास प्लस, ये आपके प्लस, ये माइनस, ये इधर प्लस माइनस, वोल्ट मीटर, वोल्टेज हो जाएगी VF, ये आपके P सिरा और N सिरा। ये वाला डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना था। नेक्स्ट हमारे पास में अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम, N21 बराबर क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R। ये हमारे पास इसका नियम बन जाता है, लैंग्वेज आपने लिख दी होगी। अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, जो हमारे पास में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो पहले चैप्टर से है, तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें न्यूमेरिकल ही बन रहा था, इस बार बड़ा क्वेश्चन थ्योरेटिकल का इसमें नहीं बन रहा था, तो बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक अनंत रेखिक आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर, इसका मतलब R का मान यहाँ पर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और विद्युत क्षेत्र का मान भी दिया गया है, E बराबर हमारे पास में है 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। हमें यहां पर पूछा है किसका मान, रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा का मान पूछा है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो अब आप इसमें सूत्र रख लीजिए, विद्युत क्षेत्र वाला अनंत रेखीय आवेशित चालक तार का, उसके हिसाब से अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अनुसार अब क्या होगा वो हमारे पास में देखिए, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है 2K लैम्डा अपॉन में R। तो आपको चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो गया E R अपॉन में 2K। E का मान हमारे पास में है 4.5 गुणा 10 की पावर 4, R का मान हो गया 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, फिर हमारे पास में हो गया 2, यहां पर K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9। आप इस पूरे को कंप्लीट कर लीजिए, 10 की पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर इसका आंसर हमें मिल जाता है। आप यहां से भाग देंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, सब कट पीट जाएंगे, तो हमारे पास में इसका आंसर 10 की पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर मिल जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हम यहीं पर देख लेते हैं कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या,
इसका मतलब हमें यहाँ पर R का मान दिया है और अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें यहाँ पर U का मान दिया है, R का मान दिया है और V का मान और प्रकृति पूछिए। चलो हल कर लेते हैं इसको। जो जो मान हमारे पास में है उनका हम यहाँ पर देखते हैं एक बार। तो हमें एक तो दिया गया R का मान, हमें R का मान दिया गया है -20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है ना, तो F बराबर कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। कोई समस्या हो तो बताइए। U हमारे को दिया गया है यहाँ पर -15 सेंटीमीटर और V हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रकृति के लिए आवर्धन ज्ञात कर लेंगे, तो दर्पण सूत्र हमें यूज करना है 1/U 1/V बराबर 1/F। 1/V बराबर क्या हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। मान रख लीजिए और हल कर लीजिए। तो हमारे पास में देखिए, पास में आ जाएगा 1/V बराबर, यहां पर हमारे पास में है 1/10, माइनस था तो प्लस हो जाएगा 1/15। एलसीएम लीजिए, 30 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का हमारे पास 2 बराबर -1/30। तो V बराबर कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें मिल चुकी है। अब हमें ज्ञात करना है इसकी प्रकृति। आप यहां पर नीचे की तरफ कंप्लीट करें। प्रकृति के लिए हम M ज्ञात कर लेते हैं। M बराबर -V/U, माइनस V का मान -30, U का मान -15 बराबर -2। अब आप यहां पर दर्शा सकते हैं कि M जो है उसका मान वैसे 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा होगा। माइनस का साइन आया, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है उल्टा। तो प्रकृति क्या हो गई बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। फिर बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। V बराबर KQ/R। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर नंबर 6 में से है और एग्जाम्पल में है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से बनेगा। तो ये आपके एग्जाम्पल है, थ्योरेटिकल टाइप में है लेकिन एग्जाम्पल में था, इस वजह से इसको न्यूमेरिकल में दिया गया। तो यहां पर इसके एम का जो मान निकल के आता था, तो दोनों ही कुंडलियों के लिए सेम होगा म्यू नोट, याद कीजिए, पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ये फॉर्मूले की स्थापना हमें यहां पर करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो अभिलक्षण लिखिए। कोई भी दो गुणधर्म आप यहां लिख सकते हैं। यहां पर हमारे पास में प्रकाश के वेग से ये संचरित होता है, विकिरण दाब ये लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 तरंग धैर्य का प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। यानी हमें यहाँ पर लैम्डा का मान दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मैं कंप्लीट करता हूं, तो ये हो गया 5 × 10⁻⁷ मीटर, क्योंकि 10⁻⁻10 ये 3 जीरो यहां से हो जाएगा। यहां पर जल की सतह पर आपतित होता है, इसका मतलब स्पीड तो डाउन हो जाएगी। अपवर्तित प्रकाश की चाल और आवर्ती पूछी गई है यहां पर, और जल का अपवर्तनांक भी दिया गया है। देखते हैं यहां पर हमें दिया क्या गया है उसको देख लेते हैं। हमें एक तो लैम्डा का मान दिया गया है। लैम्डा का मान अपने पास में कितना हो गया 5 × 10⁻⁷ मीटर। हमें पूछा है किसका मान, चाल का मान। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए अपवर्तनांक W का है, तो वो हमारे पास में हो गया C/V से। V चाहिए ना हमें, तो C/N/W। C का मान जानते हैं 3 × 10⁸ बटा में हमारे पास में हो गया 4/3। 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 × 10⁸ और बटा में 4। भाग दोगे तो भाग देने पर आंसर आ जाएगा 2.25 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आंसर कंप्लीट हो गया भाई हमारे पास फर्स्ट का। सेकंड हमें पूछा है आवर्ती का मान, तो आवर्ती हम यहां पर देख लेते हैं। आवर्ती का मान देख लें तो सेकंड हमारे पास में हम जानते हैं न्यू बराबर होता है C/λ। न्यू बराबर C/λ हमारे पास में है। आवर्ती तो वैसे अपवर्तन की घटना में चेंज ही नहीं होती है, तो हमारे पास से वो वायु में हो चाहे जल में हो, किसी के लिए भी हल कर लीजिए। तो 3 × 10⁸ और बटा में हो गया 5 × 10⁻⁷। तो हमारे पास यहाँ पर 1 जीरो इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है 30 गुणा में 10⁻⁷। 10⁻⁷ ये जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻14 बटा में 5, यानी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो सेकंड का आंसर हमें मिल चुका है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज।
बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास में हो जाता है। अपवर्तन की घटना में जो है आवर्ती चेंज होती भी नहीं है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल नाभिकीय के लिए हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा की त्रिज्या और ऊर्जा का सूत्र की गणना कीजिए। यानी सूत्र स्थापना यहाँ पर करवाई गई है त्रिज्या की और ऊर्जा की, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल दिया गया, रदरफोर्ड मॉडल है, जबकि त्रिज्या और ऊर्जा की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास में बोर मॉडल के अनुसार है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो सकता है कि टाइपिंग में गड़बड़ हो गया हो या कुछ और हो, तो ये हमारे पास बोर मॉडल के लिए है। और साथ में हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कक्षा की त्रिज्या की सूत्र स्थापना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर त्रिज्या की स्थापना नहीं होनी चाहिए। 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम, इसकी स्थापना नहीं है सिलेबस में, ये हमारे पास में नहीं होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की सूत्र स्थापना है लेकिन त्रिज्या की सूत्र स्थापना नहीं है। और यहाँ पर दो दो पॉइंटों को 1.5 नंबर में डाल दिया, ये भी एक सोचने लायक बात है। ये हमारे पास काफी बड़ा क्वेश्चन बना दिया जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से बनता है, लेकिन पेपर होता है, किसी भी प्रकार से कीजिए आप यहाँ पर। और ये त्रिज्या की सूत्र स्थापना सिलेबस में नहीं है, ये आप ध्यान रखिए यहाँ पर। तो हो सकता है कि इसमें विरोध अगर होता हो तो बोनस भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें क्वेश्चन है, नाभिकीय बल से क्या आशय है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में ग्राफ खींचकर समझाइए। 1.5 नंबर में काफी लंबे क्वेश्चन बनाए। यहाँ पर एक परिभाषा यहाँ पर है, फिर इस ग्राफ को भी समझाना है। यहाँ थोड़ा समझ से बाहर है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था। इसके हिसाब से तो बच्चों के क्वेश्चन छूटेंगे। यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल की मात्रा कम है, थ्योरेटिकल भाग ज्यादा है, वो भी बड़े बना दिए गए। दो क्वेश्चन 1.5 नंबर वाले में संभव नहीं था, फिर भी क्या करें, जैसा है वैसा है। नेक्स्ट है, ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत रोधी एवं अर्धचालक पदार्थों को समझाइए। ये पिछले सत्र में भी आया था, यानी 2024 वाले पेपर में भी ये परिभाषा थी। तो हमारे पास विद्युत रोधी के लिए वो है कि जहां पर वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो वो विद्युत रोधी, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ईजी का मान कम है तो वो आपके अर्धचालक, यानी ईजी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत रोधी और ईजी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्धचालक। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास में थे वो हमारे पास में थ्योरेटिकली है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई समझने का यहाँ पर टॉपिक नहीं है, परिभाषा वगैरह ही है। तो ये था प्यारे बच्चों आपकी 12th क्लास की फिजिक्स का आज का बोर्ड का पेपर, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस में हटे हुए टॉपिकों से भी आ चुके हैं, लेकिन अब जो भी है वो ही है। तो ये था हमारे पास आज का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हमने जाना इसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सब कुछ आपके सामने था। तो कंप्लीट हो जाता है आपका पेपर। मिलाइए यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कमेंट्स में आप जरूर से बताइए। बहुत ही अच्छा आपका पेपर हुआ होगा, ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट में देखेंगे अब हम कोई और पेपर का सॉल्यूशन, तब तक के लिए धन्यवाद।